हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीजीपीएससी वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है जो कि एक गैर संवैधानिक निकाय है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है यह योजना के बॉटम अप दृष्टिकोण पर आधारित है। नीति आयोग में योजना के क्रियान्वयन का अप्रोच बॉटम अप है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने का अधिकार था। नीति आयोग को सरकारों तथा मंत्रालयों को धन आवंटित करने के संबंध में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। यह केवल परामर्शदात्री संस्था है जो सिर्फ परामर्श दे सकती है, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 3 भी गलत है। इसमें सही कथन पूछा है, केवल स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें पंचवर्षीय योजना तथा उस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों में कौन सा सुमेलित है बताना है। पहले में बोला है पहले पंचवर्षीय योजना। पहले पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों की बात करें तो इसमें सामुदायिक विकास सम्मिलित था, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 1 सही हो जाएगा। पहले पंचवर्षीय योजना में इसके अलावा सम्मिलित अन्य कार्यक्रम थे कृषि, सिंचाई, बिजली तथा शरणार्थी पुनर्वास। पहला पंचवर्षीय योजना सन 1951 से लेकर 1956 तक के लिए लागू था। इसे हेराल्ड डोमार मॉडल भी कहा जाता है। दूसरे पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कार्यक्रम था तीव्र औद्योगिकीकरण तथा इसमें भारी उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई थी, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। दूसरे पंचवर्षीय योजना का समय सन 1956 से लेकर 1961 था तथा इसे जवाहर महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। तीसरे पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कार्यक्रम थे बुनियादी उद्योगों का फैलाव, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, साथ ही प्रति व्यक्ति आय में 17% की बढ़ोतरी, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 3 भी बिल्कुल सही है। चौथे पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कार्यक्रम में शामिल था विकास के साथ आत्मनिर्भरता और स्थिरता। इसमें चारों ही सही सुमेलित है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है सूची वेग को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। वृत्ति घाटा कुल व्यय में राजस्व प्राप्तियां एवं ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियों को घटाने से प्राप्त होती है, इसीलिए अ का आ जाएगा 1। ब में दिया है राजस्व घाटा। राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को घटाने पर प्राप्त होने वाले घाटा राजस्व घाटा कहलाता है। ब का आ जाएगा 2। स में है प्रभावी राजस्व घाटा। यदि राजस्व घाटे में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सर्जन हेतु अनुदान को घटा दिया जाए तो राजस्व घाटा प्राप्त होता है, इसलिए स का आ जाएगा 3। द में है प्राथमिक घाटा। वृत्ति घाटा में से ब्याज भुगतान की राशि को घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, इसीलिए द का आ जाएगा 4। हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 4 है भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर को कम करने के फलस्वरूप क्या होगा। ए बाजार की तरलता बढ़ जाएगी, बी बाजार की तरलता घट जाएगी, सी बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और डी वाणिज्यिक बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेंगे। वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से उधार लेती है बैंक दर कहलाता है। बैंक दर कम करने से कमर्शियल बैंकों के पास अधिक मात्रा में पैसा उपलब्ध होंगी, जिससे वे अधिक ऋण बाजार में बांट सकेंगे, जिससे कि बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। प्रश्न क्रमांक 5 है बैंक व उनके मुख्यालय से संबंधित जोड़े देखें। ए में है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है।
जिसे सन 1945 में स्थापित किया गया था। 2 में है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है, न कि संघाई में, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई, चीन में है, इसीलिए 3 भी गलत है। 4 में बोला है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय बीजिंग में है, चौथा बिल्कुल सही है। इसमें 1 व 4 2 जोड़ा सही है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जोड़ा गलत है। प्रश्न क्रमांक 6 में बोला है HDI 2022 के संबंध में सही कथन चुने। ए में बोला है नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट में भारत का HDI रैंक 188 देशों में 129 है। HDI रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का रैंक 132 है, इसीलिए ए गलत हो जाएगा। बी में बोला है मानव विकास सूचकांक 2 प्रमुख अर्थशास्त्रियों अमर्त्य सेन और महबूब उल हक द्वारा बनाया गया था। मानव विकास सूचकांक को बनाने में 2 प्रमुख शास्त्री अर्थशास्त्रियों अमर्त्य सेन और महबूब उल हक का योगदान था, इसलिए बी सही है। सी में है प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन मानव विकास सूचकांक में भारत 123वें नंबर पर है। प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन मानव सूचकांक में भारत का स्थान 123वां है, इसीलिए सी बिल्कुल सही है। इसमें बी व सी दोनों सही है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 7 है लैंगिक असमानता सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी विश्व आर्थिक मंच और डी विश्व बैंक। लैंगिक असमानता सूचकांक UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2022 के लैंगिक असमानता सूचकांक के बारे में बात करें तो इसमें भारत का रैंक 146 देशों में 135 था। प्रश्न क्रमांक 8 है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय है? दोस्तों, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें सामान्य स्थिति की तुलना में वही वस्तु एवं सेवाओं के लिए अधिक मूल्य देना पड़ता है। मुद्रास्फीति की अवस्था में वस्तुओं की कमी होती है तथा एक ही समान वस्तुओं के लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अनेक कदम उठाती है, जिसमें शामिल है पहला, रेपो रेट को कम करके। रेपो रेट को कम करने से अनुसूचित बैंकों को RBI से मिलने वाली राशि कम हो जाती है, जिससे कम मात्रा में ऋण का सर्कुलेशन होता है, जिससे कि मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। बैंक दर तथा CRR को भी कम करने से मुद्रा की तरलता में कमी आती है, जिससे कि मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 9 है उच्च मुद्रास्फीति स्तर के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में होता है। ए कमी, बी वृद्धि, सी कोई परिवर्तन नहीं होता और डी इनमें से कोई नहीं। उच्च मुद्रास्फीति स्तर के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 10 है वह दस्तावेज जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से उस व्यक्ति को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का आदेश देता है, जिसके नाम पर दस्तावेज जारी किया गया है, वह है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेक। चेक वह दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति के खाते से जिस व्यक्ति के नाम में भुगतान करने का आदेश दिया जाता है, वह राशि प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11। इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ए में बोला है सरकार के लिए बैंकर। भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है, इसलिए ए बिल्कुल सही है। 2 में बोला है विदेशी भंडार का संरक्षक। RBI विदेशी भंडार के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है, इसलिए 2 भी सही है। 3 है ऋण नियंत्रक। RBI देश में सरकार द्वारा ली जाने वाली ऋण के लिए भी नियंत्रक के रूप में कार्य करता है, इसीलिए 3 भी बिल्कुल सही है। 1, 2 व 3 तीनों भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 12 में बोला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए में दिया है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंध के उपयोग को निषिद्ध करता है, इसीलिए ए का आ जाएगा 2। बी में दिया है IMF
भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वृत्त प्रदान करने वाली संस्था है, इसीलिए बी का आ जाएगा 1। सी में बोला है शार्क। शार्क दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था, इसीलिए स का आ जाएगा 4। और आईडीए नम्य राशों की स्वीकृति के लिए कार्य करता है, इसीलिए द का आ जाएगा 3। इसका सही आंसर आ जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, WTO के बारे में बात करें तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई तथा इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थापित है। आईएमएफ की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। सी में है सार्क। सार्क की स्थापना 1 दिसंबर 1988 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इस्पात संयंत्र तथा उन इस्पात संयंत्रों की स्थापना में सहयोगी देशों में से युग्म सुमेलित करना है। ए में है राउरकेला। राउरकेला ओडिशा राज्य में स्थित है। राउरकेले इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी देश के सहयोग से की गई थी, इसीलिए ए बिल्कुल सही है। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना पूर्व यूएसएसआर की सहायता से की गई थी, इसीलिए बी भी बिल्कुल सही है। सी में है दुर्गापुर। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में स्थित इस्पात संयंत्र है जिसे यूके की सहायता से स्थापित किया गया था। सी भी बिल्कुल सही है। डी में है बोकारो। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना यूएसए नहीं बल्कि सोवियत यूनियन के सहयोग से की गई थी, इसीलिए डी गलत हो जाएगा। इसमें सुमेलित नहीं पूछा है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 14 है, भारतीय समुद्र तटों पर कितने महापत्तन या पोर्ट हैं? भारतीय समुद्र तटों पर टोटल 12 पोर्ट हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 15 है, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में बोला है भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व भारत सरकार का है, जिसे वे राजस्व नीति के माध्यम से करती है। साथ ही भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण का उत्तरदायित्व केंद्रीय बैंक आरबीआई का है, जिससे वे मौद्रिक नीति के माध्यम से नियंत्रित रखने का प्रयास करती है। इसलिए स्टेटमेंट नंबर ए गलत हो जाएगा। बी में बोला है मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं होती। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति जारी करता है, इसीलिए बी भी गलत हो जाएगा। सी में बोला है घटा हुआ मुद्रा परिचालन या मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। घटा हुआ मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर सी बिल्कुल सही है। इसमें सही कथन पूछा है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 16 है, वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति की अध्यक्षता नरसिम्हन समिति के द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राजा चेलैया समिति के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना भारत में कर सुधार के लिए की गई थी। उर्जित पटेल समिति की स्थापना मौद्रिक नीति ढांचे पर संशोधन हेतु अनुशंसा प्रदान करने के लिए उर्जित पटेल समिति की स्थापना की गई थी। सी में है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति गरीबी आकलन से संबंधित समिति है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 17 है, एनपीए का पूर्ण रूप है। एनपीए का पूर्ण रूप होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट या गैर निष्पादित संपत्तियां। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 18 है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष का चयन बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 19 है,
निम्नलिखित में से कौन भारत में एक वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति में शामिल नहीं है? ए अग्रिम एडवांस, बी डिपॉजिट जमा, सी निवेश इन्वेस्टमेंट और डी मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। भारत में जमा या डिपॉजिट वाणिज्यिक बैंक की संपत्तियों में शामिल नहीं होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सभी एटीएमओ को जोड़ता है? भारत में सभी एटीएमओ को जोड़ने के लिए तथा मेंटेन करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना की गई है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 21 है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका। किसी देश की आर्थिक समृद्धि को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रश्न क्रमांक 22 है, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है। ए वित्त मंत्रालय के सचिव का, बी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, सी वित्त मंत्री का और डी इनमें से कोई नहीं। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 रुपए के नोट को छोड़कर अन्य सभी नोटों पर गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का हस्ताक्षर होता है। प्रश्न क्रमांक 23 है, गरीबी हटाओ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? गरीबी हटाओ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पहली बार 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 24 है, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है। छिपी बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिस काम में आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित होते हैं तथा इसमें कुछ लोगों की सीमांत उत्पादकता बिल्कुल शून्य रहती है, और यदि उस काम से कुछ लोगों को निकाल भी दिया जाए तो उसमें उत्पादन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। प्रश्न क्रमांक 25 है, भारत की निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना के क्रम का सही क्रम क्या है? एक में बोला है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, आईएफसीआई की स्थापना भारत में वर्ष 1948 में की गई थी। 2 में है भारतीय औद्योगिक प्रत्यक्ष एवं निवेश निगम, आईसीआईसीआई की स्थापना भारत में 1955 में की गई थी। आईडीबीआई की स्थापना का समय वर्ष 1964 है। वहीं भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना सन 1982 में की गई थी। इनमें से स्थापना का सही क्रम है 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कानूनी निविदा धन लीगल टेंडर मनी के अर्थ का सही वर्णन करता है? लीगल टेंडर मनी वह मनी होता है जो कि एक लेनदार अपने दावों के निपटान में स्वीकार करने के लिए मजबूर है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 27 है, बासल III एकॉर्ड या सामान्य बासल III जिसे अक्सर समाचारों में देखा जाता है का लक्ष्य है। बासल III नॉर्म्स बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 28 है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? विस्तारवादी मौद्रिक नीति वह मौद्रिक नीति होती है जिसे अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए तैयार किया जाता है। इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, एमएसएफ, एसएलआर, सीआरआर आदि सभी को घटाया जाता है ताकि बैंकों के पास अधिक मात्रा में धन उपलब्ध हो जिससे कि वे ऋण देकर अर्थव्यवस्था का प्रसार कर सके। ए में बोला है वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर में कटौती, ये बिल्कुल सही है। 2 है एमएसएफ दर को बढ़ाना, एमएसएफ दर को घटाया जाता है। विस्तारवादी मौद्रिक नीति में एमएसएफ दर को घटाया जाता है, इसीलिए 2 गलत हो जाएगा। 3 में बोला है बैंक रेट और रेपो रेट में कटौती करना, बैंक रेट और रेपो रेट में भी कटौती की जाती है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। प्रश्न क्रमांक 29 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में
ओपन मार्केट ऑपरेशन किसे निर्दिष्ट करता है? ए, अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना। बी, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्र को ऋण देना। सी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से संबंधित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 30 है, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समुद्देशित करता है? ए, वित्त आयोग, बी, राष्ट्रीय विकास परिषद, सी, अंतरराज्यीय परिषद और डी, भारत का संविधान। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सरकारों को कृषि आयकर समुद्देशित करने का अधिकार प्राप्त है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का संविधान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही की जा सकती है? एक में बोला है राजस्व व्यय में कमी लाना। राजस्व व्यय में कमी लाने से धन की बचत होगी, जिससे कि घाटे का बजट ठीक होगा। 2 है नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना। नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करने से अधिक मात्रा में धन व्यय होगा, जिससे कि बजट घाटे का और अधिक बढ़ जाएगा, इसलिए 2 गलत हो जाएगा। 3 में बोला है उपादानों सब्सिडी में कमी करना। सब्सिडी से राजस्व व्यय में बहुत अधिक नुकसान होता है। उपादान सब्सिडी में कमी करने से धन की बचत होगी, जिससे कि राजस्व व्यय में कमी आएगी। और डी में है उद्योगों का विस्तार करना। नए उद्योग लगाने के लिए अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होगी, जिससे कि अधिक राजस्व व्यय होगा और अतः उद्योगों का विस्तार नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 व 3। प्रश्न क्रमांक 32 है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्षों से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तिथि से लागू करने की घोषणा की है? परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 15 वर्षों से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को लागू करने की घोषणा 1 अप्रैल 2022 से होगा। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 33 है, हरित क्रांति के परिणामों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है आरंभ में केवल गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति में भारत में आरंभ में केवल गेहूं और चावल में उत्पादन में वृद्धि हुई थी। स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा है। हरित क्रांति में उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग अधिक किया जाता है, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 है खाद्यान्नों की वस्तुओं की कीमतों में अपेक्षाकृत कमी आई। हरित क्रांति में खाद्यान्नों में उत्पादन में वृद्धि होने से वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 भी बिल्कुल सही है। का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हरित क्रांति भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में की गई थी तथा भारत में इसे लाने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन तथा सी. सुब्रमण्यम को दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 34 है, जनसांख्यिकी लाभांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है जनसांख्यिकी लाभांश से तात्पर्य आर्थिक विकास दर में हुई उस वृद्धि से है जो जनसंख्या की संरचना में आए अनुकूलन परिवर्तनों से प्राप्त होती है। स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 है जनसंख्या को 3 आयु समूहों में विभाजित किया जाता है। जनसंख्या को 3 आयु समूहों में विभाजित किया जाता है, जिसमें शामिल है 0 से 14 वर्ष, 15 से 60 वर्ष और 60 से अधिक वर्ष। इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 में है 15 से 60 वर्ष की आयु वर्ग जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में आता है। 15 से 60 वर्ष की आयु वर्ग को कार्यबल आयु माना जाता है, इसलिए जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में आता है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 35 है, जीनी गुणांक के संबंध में कथन पढ़ें। स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है यह एक देश में या देशों के बीच जनसंख्या में आर्थिक असमानता का एक सांख्यिकीय उपाय है। जीनी गुणांक का उपयोग निरपेक्ष गरीबी के मापन के लिए किया जाता है।
ये उच्च आय वाले देशों तथा निम्न आय वाले देशों के बीच असमानता को बताता है, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है यह जनसंख्या के सदस्यों के बीच आय तथा धन के वितरण फैलाव को मापता है। जिनी इंडेक्स सदस्यों के बीच आय एवं धन की असमानता को मापता है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है इसका मान 0 से 1 तक कहीं भी भिन्न हो सकता है। 0 का मान पूर्ण असमानता को इंगित करता है और 1 पूर्ण समानता को इंगित करता है। जिनी इंडेक्स का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। 0 का मान पूर्ण समानता न कि असमानता तथा 1 पूर्ण असमानता को इंगित करता है, इसीलिए 3 गलत हो जाएगा। इसमें सही आंसर पूछा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 36 है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई की गणना निम्नलिखित में से किसका योगदान सबसे अधिक है? ए ईंधन और शक्ति, बी कपड़े, सी खाद्य और पेय और डी आवास। ईंधन और शक्ति का योगदान सीपीआई में लगभग 10% है। सीपीआई में कपड़े का योगदान 2.04%, खाद्य एवं पेय पदार्थ का योगदान लगभग 50% तथा आवास का योगदान लगभग 4.05% है। इन सब में सर्वाधिक योगदान खाद्य एवं पेय पदार्थ का है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में बात करें तो इसका आधार वर्ष 2012 है तथा इसे भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 37 है भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? भारतीय स्टेट बैंक को वर्ष 1921 में इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1955। प्रश्न क्रमांक 38 है पेमेंट बैंक भुगतान बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेमेंट्स बैंक जैसे एयरटेल बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आदि ऐसे बैंक होते हैं जो प्रवासी श्रमिक कार्यबल, कम आय वाले परिवार, छोटे व्यवसायों आदि को वित्तीय सेवाएं प्रदान कर वित्तीय समावेशन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। के स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है एक भुगतान बैंक किसी भी अन्य बैंक की तरह है लेकिन छोटे या प्रतिबंधित पैमाने पर कार्य करता है। पेमेंट्स बैंक एक छोटे तथा प्रतिबंधित क्षेत्र में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी है। इसका स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है पेमेंट बैंक के साथ क्रेडिट जोखिम शामिल नहीं है। पेमेंट बैंक किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता और साथ ही यह लोन भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए इसमें जोखिम शामिल नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है यह डिमांड डिपॉजिट यानी बचत और चालू खाते के साथ साथ सावधि जमा स्वीकार कर सकता है। पेमेंट्स बैंक डिमांड डिपॉजिट, बचत और चालू खाते में जमा तो स्वीकार कर सकता है लेकिन सावधि जमा स्वीकार नहीं कर सकता, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो जाएगा। इसमें केवल 1 व 2 सही है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 39 है निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का मात्रात्मक साधन नहीं है? मौद्रिक नीति के मात्रात्मक साधन की बात करें तो इसमें शामिल है बैंक दर, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर तथा ओपन मार्केट ऑपरेशन। वहीं मौद्रिक नीति के गुणात्मक साधन में सम्मिलित है पहला मॉरल ससेशन, दूसरा क्रेडिट ऑफ राशनिंग, तीसरा मार्जिन। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक साधन है, ये गुणात्मक साधन है। ऋण ऑफ राशनिंग गुणात्मक साधन है। एसएलआर है
वैधानिक तरलता अनुपात है, रिवर्स रेपो रेट है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋण की राशि। प्रश्न क्रमांक 40 है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है, इन्हें आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची के तहत शामिल किया गया है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 है, वे बैंकिंग विनियम अधिनियम 1950 के तहत विनियमित है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बैंकिंग विनियम 1949 न कि 1950 के तहत विनियमित है, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है, पेड अप कैपिटल और रिवर्स रिजर्व जिसकी कुल कीमत 1 लाख रुपए से कम नहीं हो। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के लिए पेड अप कैपिटल तथा रिजर्व की कुल कीमत 5 लाख न कि 1 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 3 भी गलत है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। प्रश्न क्रमांक 41 है, थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव लाते हुए इसके गणने के आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर किस वर्ष को निर्धारित करने की सरकार की योजना है। थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव लाते हुए इसकी गणना के आधार पर 2011-12 से बढ़ाकर इसे 2017-18 बढ़ाने की सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जा रही है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थोक मूल्य सूचकांक के बारे में बात करें तो इसे वे वर्तमान में 692 उत्पाद सम्मिलित है, जिसे बढ़ाकर 1196 उत्पाद करने की सरकार की योजनाएं हैं। थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग थोक स्तर पर वस्तुओं के मूल्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी अर्थव्यवस्था में कुल मांग कुल आपूर्ति से अधिक हो जाता है। ए में बोला है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जब देश की अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष 3% की दर से मुद्रास्फीति होती है तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। बी है, मांग जनित मुद्रास्फीति, जब बाजार में वस्तु की मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। सी है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जब अर्थव्यवस्था में 20% की दर से मुद्रास्फीति होती है तो उसे गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। और डी है, लागत जनित मुद्रास्फीति या कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, जब बाजार में मांग आपूर्ति से कम हो जाती है तो उसे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। प्रश्न क्रमांक 44 है, कभी कभी समाचारों में आने वाला पद व्यापारी छूट दर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह रेट होता है जो कि यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 45 है, कौन सा मंत्रालय भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI आंकड़े जारी करता है। भारत में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 46 है, भारत में मुद्रास्फीति को किसके द्वारा मापा जाता है। ए, थोक मूल्य सूचकांक, बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी, सकल घरेलू उत्पाद और डी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। भारत में मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ। ए, जीडीपी में कृषि का अंश वृहद रूप से बढ़ गया। 1951 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद से भारत में सेवा तथा उद्योग का अंश वृहद रूप से बढ़ा है, जबकि कृषि का अंश घटा है, इसलिए एक गलत हो जाएगा। 2 में है, विश्व व्यापार में भारत में निर्यात का अंश बढ़ा है। 1991 के उदारीकरण के बाद भारत में निर्यात बढ़ा है, इसलिए 2 बिल्कुल सही है। 3, उदारीकरण के बाद भारत में FDI का प्रभाव भी बढ़ा है, इसीलिए 3 भी बिल्कुल सही है। और चौथा है, भारत का विदेशी विनिमय भंडार वृहद रूप से बढ़ा है। 4 भी बिल्कुल सही है। इसमें 2, 3, 4 सही है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 48 है, कंपनी कर वह है जो लगता है। कंपनी
कंपनी के उत्पाद पर लगने वाला कर है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 49 है, तारापुर समिति किससे संबंधित थी? ए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बी, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, सी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और डी, इफेक्ट ऑफ ऑयल प्राइसेस ऑन इंडियन इकोनॉमी। तारापुर समिति फुल कैपिटल अकाउंट्स कन्वर्टिबिलिटी पर आधारित थी। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 50 है, संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में चढ़ाव का तात्पर्य क्या है? संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में चढ़ाव का तात्पर्य है बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों में मूल्य में समग्र चढ़ाव। सेंसेक्स में चढ़ाव निवेशकों का अर्थव्यवस्था में विश्वास को प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने इंडियन इकोनॉमी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। आगे की वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी से संबंधित और भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सीजीपीएससी वर्ड में मिल जाएगा। अदर सब्जेक्ट के भी एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।